आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज 18वीं लोकसभा प्रारंभ हो चुकी है। जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय सदस्य की शपथ के साथ की। भाइयों, 17वीं लोकसभा भंग हो चुकी है और इस 18वीं लोकसभा में एक विशेष चीज देखने को मिलती है, जो मैं समझता हूं आज से पहले भारत के इतिहास में मेरे हिसाब से तो नहीं हुई होगी। आज मैंने देखा नवनियुक्त सांसदों की संख्या 250 से शायद ऊपर है, 262 या 263 के आसपास है। और उनमें से युवा सांसद की संख्या भी काफी है। जो यह संकेत देती है कि देश अब प्रगति के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और देश का चहुमुखी विकास होगा। और श्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि इस लोकसभा को देखते हुए, लोकसभा सदस्यों को देखते हुए ये हो सकता है कि उससे काफी पहले ही यह कार्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। 65% युवा भारत में है जनसंख्या के अनुसार, और उनमें से सांसद आए हैं। और कुछ सांसद, मैं समझता हूं 15 सांसद तो ऐसे हैं जो 25 वर्ष के हैं केवल, और 20 से 30 सांसद जो अंडर 30 हैं, कोई 27 तो कोई 28। प्रगति करने के लिए, किसी भी देश की प्रगति में युवा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज जितने यंगस्टर थे युवा सांसद, उन्होंने जो शपथ जब ली तो वो इतने उत्साहित थे, इतने प्रसन्न थे कि देखने को बनता था वास्तव में। उसी प्रकार से वो देश की सेवा के लिए भी कार्य करेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। युवा सबसे पहले तो ऊर्जा का एक स्रोत होता है, ऊर्जा उसके अंदर प्रबल होती है और उसकी मानसिक चेतना की जो शक्ति है वह भी बहुत तीव्र होती है। नए नए विचार उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, देश के विषय में हो, चाहे समाज के विषय में हो, चाहे एजुकेशन के विषय में हो, किसी भी विषय में हो। यदि विचार ज्यादा उत्पन्न होते हैं तो युवा के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह सारी तरफ सभी, केवल अपने देश ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व को देखते हुए अपने देश को किस प्रकार से और कहां तक लेके जाया जा सकता है, उस ओर ध्यान करते हुए वह चलता है। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं अभी से इतने
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी होते हैं, सभी के सब जानते हैं, उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। फोन, मोबाइल वगैरह ये सब चलाना और ये लैपटॉप, ये सारी चीजें, टैब, वो अपने आप सब कुछ सीख लेते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं जिनके लिए हमने तो शायद मशक्कत की होगी सीखने में, और वो बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। तो इसी प्रकार युवा जो होता है वो सारी चीजों की एनालिसिस, विश्लेषण एक अलग तरीके से करता है, और जो विचार उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं देश के प्रति, उनको अनुभव के आधार पर समीक्षा उनकी होनी भी आवश्यक है। तो यह संसद का जो गठन, मैं समझता हूं पूरा संसदीय सदस्यों की जो एक गठन है वो इतना शानदार है इस बार, जिसमें युवा शक्ति, युवा चेतना से लेकर जबरदस्त एक कह सकते हैं कि अनुभव, और जिन्होंने बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में देश की सेवा की है रहते हुए, तो मैं समझता हूं इनका आपस में जो सामंजस्य है वह देश को बहुत आगे ले जाने में सक्षम होगा, निसंदेह। तो आज पहला दिन था संसदीय मतलब सदन का, और प्रधानमंत्री जी ने संसदीय सदस्य की शपथ के साथ इसको प्रारंभ किया, और भी काफी सदस्यों ने आज शपथ ली। बाकी जो बच्चे हैं वो कल लेंगे, और फिर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, फिर संसदीय सत्र चलेंगे, फिर देश को किस ओर लेके जाना है, ये सारी चीजें सब मिलकर। और इस बार एक और सबसे अच्छी बात है कि ये जो लोकसभा प्रारंभ हुई है, ये हमारे देश में बनी हुई लोकसभा के जो प्रेमाइसेस है, वो हमारे देश के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग है। वो हमारे देश ने उस सदन को बनाया है। वो पहले वाली जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनी हुई थी, ब्रिटिश सरकार ने उसको बनाया था। लेकिन ये जो लोकसभा है ये अपने देश की स्वदेशी सदन में चालू हुई है, प्रारंभ हुई है। तो इसके लिए भी यह एक बहुत बड़ा दिन होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये राष्ट्रपति भवन जब देश आजाद हुआ था और ये संसद भवन, इनको तोप से उड़ा दो। फिर किसी ने पूछा कि बापू आप तो एक अहिंसावादी इंसान हैं, यही सबको शिक्षा भी देते हैं, लेकिन आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि गुलामी के प्रतीकों को जितनी जल्दी हटा दिया जाए उतनी जल्दी हम गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलते हैं। क्योंकि यदि हमारे सामने बार बार वो गुलामी की चीजें आती रहेंगी तो हमारा दिमाग न चाहते हुए भी वहां पर पहुंचेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, वास्तव में भारत देश का उन्नति और प्रगति की ओर। तो भाइयों, मैं एक तमिलनाडु में जो विषय चल रहा है मतलब, जहां पर कल 56 हत्याएं हुई और आज 2 संख्या और बढ़ गई हैं, 58 हत्याएं हुई हैं। इस संदर्भ में मीडिया ने जो दिखाया है
अपने कैमरे में, मैंने आपको कल बताया था, वहां जो व्यक्ति है, जो किंग पिंग कह लीजिए, आका कह लीजिए, वहां पे जो व्यक्ति जो जिसके सबसे ज्यादा चलती है, जो इसको मैनेज करता है, उसके घर के बाहर और घर के अंदर डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं। मीडिया ने जो दिखाया है कैमरे में, द कैमरा डज नॉट लाई। द हाउस ऑफ गोविंद राजू, द मैन who is kingpin of this murder, of these murders, I would say clearly shows that on the gate of Mr. Govind Raju and inside the premises of the Govind Raju, there are the untamed numbers of stickers of DMK. तो my question to Mr. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu, sir, are you complicit or not? Who will give the answer on your behalf? Will you hold the press conference and answer yourself, or do we accept a state press conference? Who can give us the truth? जिस अखबार का मैंने कल जिक्र किया था, उस अखबार में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुबह 5 बजे से वो दुकान शुरू हो जाती थी जहां पर अवैध शराब बिकती थी। सुबह 5 बजे से ये दुकान शुरू हो जाती थी और 7 बजे तक पूरी गहमा गहमी और भीड़ रहती थी। सबको मालूम रहता था और गुरुमूर्ति करके एक व्यक्ति हैं, वो वहां पर उनकी एक दुकान है किसी और चीज की, कोई और आइटम वो सेल करते हैं, उनकी शॉप है वहां पर। वो बताता है कि 7 बजे तो वहां बहुत भीड़ रहती थी और तमिल में कहता है वो कि तमिल में वो बोलता है कि काशु इरडू बोतल इल्ला पैकेट कैसू, मतलब कैश होने से इरडू बोतल, अगर कैश होता है तो बोतल खरीदते हैं। इल्ला मतलब अगर कैश नहीं है तो लोग जो आते थे वो प्लास्टिक के उसके अंदर, आपने देखा है हमारे यहाँ पे बोलते थे उसे पिन्नी वाली, सर जो बोलते थे पिन्नी वाली, पिन्नी के अंदर आती थी एक शराब। तो उस पिन्नी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर थोड़ा शराब रहता था। अवैध शराब का ये धंधा इस कदर चल रहा था, सबको मालूम था इस विषय में, और वो पिन्नी में अवैध शराब खरीद के पीते थे। अब स्थिति ये होती है आगे चल के ये
अवैध शराब की दुकान वहां पर दशकों से चलती आ रही है। वो कह रहा है वो व्यक्ति, हम सब देखते थे। अब यहां एक विटनेस का भी इस अखबार ने जिक्र किया है। आगे जो वहां का इंडिपेंडेंट काउंसलर है उसने कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं। उसका नाम पलराज है। पलराज ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो वास्तव में आश्चर्यजनक हैं और चौंकाने वाले तथ्य हैं। और यदि आप इस बात की एनालिसिस करें तो आप यही कहेंगे कि यह जो कार्य है प्रायोजित तरीके से किया जा रहा था और इसके विषय में शासन और प्रशासन को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बलराज कहते हैं कि इसमें डीएमके का प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। जो इस जिले का, जहां ये ट्रेजेडी हुई, जो इस जिले का कलेक्टर है, कलेक्टर का स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट क्या था? कलेक्टर का पहला स्टेटमेंट था, ये जो मौतें हो रही हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इलिसिट लिक्वियर। ये जो मृत्यु हुई हैं, ये शराब के कारण नहीं हुई है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट स्टेट। मंगलवार को जब ये कांड हुआ, डेड बॉडीज जो सड़कों पर बिखरी पड़ी थी, डोर टू डोर लोग जाके जहां जहां लोगों ने शराब लिया था उनको निकालते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं। तब तक कई लोग रास्ते में मर जाते हैं, मगर कलेक्ट्रेट का पहला बयान है, ये मौत शराब के कारण नहीं हुई है। जिसके कारण काउंसलर कहता है, जिन लोगों के पास स्ट्रोक था वो निश्चिंत हो गए कि ये मौतें शराब के कारण नहीं हुई हैं, तो उन्होंने बुधवार को भी शराब पी। और बुधवार तक भी मौतें होती हैं। अब आप सोचिए, अगर कलेक्टर सही कह देते कि ये मौतें शराब के कारण हुई हैं और जहां शराब बिक रहा है हम उस पर रेड कर रहे हैं, कार्रवाई करने जा रहे हैं, और जिसके पास में यदि स्टॉक है शराब का तो कृपया ना पिएं, क्योंकि यह अवैध शराब, ये मौतों के कारण यह अवैध शराब ही है, तो कई जाने बच सकती थी। मगर इंडिपेंडेंट काउंसलर फिर आगे कह रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आखिर कलेक्टर ने ऐसा बयान दिया क्यों? कलेक्टर ने ऐसा बयान इसलिए दिया, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि अगले दिन असेंबली थी, अगले दिन विधानसभा शुरू होना था और इसलिए आकाओं, डीएमके के बड़े नेताओं ने, शायद चीफ मिनिस्टर ने खुद कलेक्टर को फोन करके कहा
कि आप इस प्रकार का बयान दीजिए, हम ये तथ्य जानना चाहते हैं कि वाकई, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कलेक्टर के ऊपर कौन होता है। कलेक्टर के ऊपर कौन होता है? या तो चीफ सेक्रेटरी होता है या चीफ मिनिस्टर होता है। एवरीवन नोज, यही होते हैं। तो अगर प्रशासन कलेक्टर को फोन करके कहता है कि कल विधानसभा शुरू हो रही है, आप इस प्रकार का बयान दीजिए कि विधानसभा में कोई हल्ला गुल्ला, शोर गुल, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, then who is the compulsed? Should be the chief minister come out with the statement, or should he be silent? मुझे आश्चर्य होता है, इसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है इस पेपर में, द डिले and the initial denial had triggered consequences। ये जो डिले हुआ और जो इनिशियल डिनाइल हुआ, उसके कारण ये जितने भी ट्रैगिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए, those who had stock of liquor continue to drink it. More than a dozen people died by the Wednesday evening। क्योंकि कलेक्टर ने बार बार कह रहे थे कि शराब पीने से मृत्यु नहीं हुई है, आप डरिए मत, आप शराब पीने से नहीं मर रहे हैं। तो जिनके पास स्टॉक था वो बुधवार को भी शराब पी रहे थे। और मोर देन अ डजन डेथ, 12 से अधिक लोगों की जाने इस गलत कलेक्टर के इस डिनाइल के कारण हो गई। अब आप सोचिए, देखिए आगे वहां के लोग क्या कह रहे हैं। ये भी आश्चर्यजनक है, रिकॉर्ड में रखा है न्यूज़पेपर वालों ने इसको, कि पुलिस रेड्स वहां पर होती थी, मगर पुलिस रेड होने से पहले ही वहां उनको जो दुकानें, जो सरगना थे, जो चला रहे थे, उनके पास में इंफॉर्मेशन, जो वहां किंग थे, उनके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी, ताकि वो उस दिन शटर बंद करके रखें दुकान को। और रेड के लिए जब पुलिस आए तो कोई भी किसी भी तरह की परेशानी न हो उनको, आकाओं को, और उस शराब की दुकान पे कोई किसी भी तरह की रेड ना पड़े। तो उस दिन वो नदारद रहे वहां से। बहुत स्पष्ट रूप से अखबार में लिखा गया है, इवन दो वेयर वाज देयर वाज यूजुअल पुलिस रेड्स, those liquidated always inform in advance। हमेशा उन्हें एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, कर दिया जाता था इन्फॉर्म, कि आप दुकान से चले जाइए ताकि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो।
किसको इंफॉर्मेशन एडवांस में दी जाती है? लॉजिकली आप सोचिए, हमेशा या तो इंफॉर्मेशन उसी को एडवांस में दिया जाता है जो आपका मित्र हो या जो आपका साथी हो, जिसके साथ आपका कोई सांठगांठ हो, और जहां जिस जिले में ये हुआ है वहां के एमएलए का स्पष्ट कहना है कि हर बार वो अपोजिशन का एमएलए है कि हर बार वो विधानसभा में कई बार उसने उठाने का ये मुद्दा प्रयास किया। भैया गिर गया थोड़ा सा, क्या करें। तो वहां के जो एमएलए हैं वो अपोजिशन में हैं, उन्होंने कहा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दुकान आती है, उन्होंने विधानसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया, उठाना वो चाहते थे, परंतु मुझे रोक दिया जाता था और डीएमके के तमाम काउंसलर से लेकर प्रशासन से लेकर बड़े मंत्री तक, उन तक पैसा पहुंचाया जाता था। और जिस जिले में ये हुआ है, कलाकुर्ची जिला, यह जिला, दिस इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ डीएमके, और करुणापुरम भी डीएमके का स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला जिला है। कई विधायक वहां से हैं, सांसद भी उनके वहां से हैं। डीएमके से तो स्वाभाविक रूप से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में एक कंपल्सिटी के माध्यम से जिस प्रकार का ये जघन्य कांड हुआ, मैं आज इस पर एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से और खड़गे जी से, और जितने भी इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उनसे, और मुख्यमंत्री स्टालिन से, कि आखिर क्यों इतना शांत हैं, इतना सन्नाटा क्यों है। इतने दलित चले गए, आज एक आवाज आपके मुंह से नहीं निकल रही। एक व्यक्ति इस विषय पर कोई भी इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। यदि यही रवैया रहा जैसे पहले क्या किया करते थे, अगर किसी तरह की घटना हो जाती थी तो कैंडल मार्च निकालते थे। बीजेपी के किसी राज्य में घटना हो जाए जहां बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो वहां पे कैंडल मार्च निकाले जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रायोजित कर रहा है, सारे शांत हैं। यही यदि किसी और राज्य में होता तो आप सोचिए आज विषय किस प्रकार से उपस्थापित किया जाता, प्रस्तावित किया जाता। लेकिन बड़े एक शर्म का विषय है कि किसी भी कांग्रेस के नेता की या इंडी गठबंधन में से किसी भी व्यक्ति की कोई भी टिप्पणी या कोई भी जवाब इसको लेकर नहीं आया है। और देखिए, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं देख नहीं पाया, लेकिन
जब तक मैंने इसको देखा था कल, जब तक वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन जी मृतकों के परिवार से नहीं मिलने गए थे, और जो लोग बीमार हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, ना ही उनसे मिलने गए थे, ना ही उन्होंने कोई भेजा था सचिव या कोई उनका जो खास व्यक्ति हो सरकार में। वैसे तो मुख्यमंत्री को स्वयं आना चाहिए था, वहां के सांसद को, जिसके संसदीय क्षेत्र में यह घटना हुई है, उसको वहां पर जाना चाहिए था उनको। जिन परिवारों के बीच से लोग चले गए, उन परिवारों की क्या मदद करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, ये आप बेहतर जानते हैं सभी लोग। राजनीति, पॉलिटिक्स का मतलब केवल ये नहीं होता कि केवल वोट की राजनीति की जाए। यदि कहीं पर रेल हादसा हुआ या इस प्रकार की कोई दुर्घटना हुई, कोई भी किसी भी प्रकार का एक मतलब आई मीन टू से दैट ऐसा कार्य हुआ जो अपेक्षा से अलग होता है, तो वहां पर प्रत्येक गवर्नमेंट कुछ न कुछ मुआवजे की राशि भी देती है, और परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कुछ न कुछ ऐसा अवश्य काम दिया जाता है जिससे कि उस परिवार की क्षतिपूर्ति हो सके, आर्थिक स्थिति पहले के जैसे बनी रहे, उसके परिवार पर कोई परेशानी न आए आर्थिक रूप से। देखिए, जो गया उसकी पूर्ति नहीं होती, परंतु सरकार का यह कार्य होता है। लेकिन वो कार्य तो बहुत दूर की बात है, इस पर कोई बयान देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब इंडी गठबंधन में सारे ये एक साथ आ गए हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन केवल दो ही पार्टियां हैं। अब बाकी कोई इस विषय पर बोलेगा नहीं। यदि ये इंडी गठबंधन नहीं होता तो अभी तक कितने वहां से कितनी पार्टियों के अध्यक्षों ने, कितने पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने अब तक बोल भी दिया होता, कितनी बार बयान दे दिए होते, सीबीआई की मांग क्या क्या नहीं किया होता। लेकिन सब एक में मिक्स है, गोलाई में कौन बोलेगा। अब तो सीधी लड़ाई ये है, 1 to 1 की लड़ाई है, वो सभी एक और इधर एक। ये लोकतंत्र में वो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, आज भी इस विषय में बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। लोकतंत्र, उसकी संविधान की कॉपी लेके श्रीमान राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने बड़ा विषय उठाया था। मैं सुन नहीं पाया, लेकिन देखा, मुझे नोटिफिकेशन आया था, वो भी उन्होंने कॉपी लेके गए थे संविधान की। संविधान के विषय पर मामला काफी उन्होंने उठाया। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये संविधान के अंतर्गत कार्य हो रहा है? क्या ये उचित है? क्या मानता हूं संविधान में ऐसा है कि पार्टियां मिलकर गठबंधन करके वो कर सकती हैं, क्या नाम है, कार्य करती हैं, परंतु इतने बड़े विषय पर भी यदि पार्टियां अपने गठबंधन धर्म को ही निभाने में लगी रहेंगी तो फिर क्या होगा देश का? देश की आस्था किसमें रहेगी? लोग किससे क्या अपेक्षा रखेंगे? बीजेपी, हमारी भारतीय जनता पार्टी पर डे जब से घटना हुई है
जब से लेके आज तक पर डे इस विषय पर गंभीरता से बोल रही है और गंभीर रूप से उसने इसको समझा है, परंतु दुर्भाग्यवश वही 1 to 1 की बात है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ये विषय ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी लोगों को मिल नहीं पाती, लेकिन 58 लोगों का मतलब मृत्यु की हत्या और 250 लोगों से अधिक जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है। सामान्य घटना नहीं है। तो इस पर गौर करना चाहिए और लोगों को कमेंट भी करना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जनता को भी थोड़ा सा उजागरूक होना चाहिए कि भाई कोई इस पर जवाब दीजिए, बोलिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, दुनिया भर के हैं ये सब लोग भी। यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो झूठी खबर दिखा के तो नोट बना के, कभी कभी तो मानवता के हित के लिए 1-2 ठीक ठाक खबर दिखा लिया करो भाई। एक भाई साहब बड़े मशहूर हो रहे हैं, उनका नंबर 1 चल रहे हैं वो शायद, आई थिंक। पर ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है, जो लोग हैं, राम 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 राम, जो लोग हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए। जनता की जागरूकता ही एक अच्छे देश का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती है। केवल सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही थोप देना, ये भी मैं समझता हूं कि कहीं हद तक ये भी ठीक नहीं है। क्या नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो क्या हम सरकार का इंतजार करते रहेंगे? लोगों से जहां पर जिस स्टेट में ये हो रहा है, क्या उनसे हम पूछेंगे नहीं इन सब विषयों को लेकर? हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है, हम क्या हैं फिर? हम केवल बैठ के और सरकार को बोलने वाले, भाई इसने गलत कर दिया, ये इतने वोटों से जीत गया, ये इतने वोटों से हार गया, ऐसे भी कर, बस यही है पॉलिटिक्स। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल वो थी, बलिदान दिवस था। कैसे कैसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर, वाइस चांसलर थे जो सबसे कम उम्र में, सब कुछ छोड़कर देश की सेवा के लिए राजनीति में आए, कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया जब विचार मनमुटाव हो गए, क्योंकि उनके सिद्धांत अलग थे, वो देशभक्त थे, देश की सेवा के लिए आए थे, वो भी निष्काम भाव से। वो अपनी उसी बात पर अडिग रहे, अटल रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जभी से वो नेहरू के नजरों में चुभ गए। यदि नेहरू को सबसे ज्यादा खतरा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से था। इसी वजह से ये जो सारा हुआ है, उनकी जो मिस्ट्री बनी है डेथ की, वो मिस्ट्री नहीं है। आप जानते हैं उनका वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया था वहां तक पहुंचाने के लिए। कहां तक? बॉर्डर तक। कमिश्नर की गाड़ी उनको लेके गई पंजाब से, और वहां से फिर अंदर तक, थोड़ी दूर जहां तक वो है लाइन चालू होती है, वहां से थोड़ी दूर अंदर जाने तक भी
उनका वहां से जो गाड़ी रिसीव करने आई थी जम्मू कश्मीर बॉर्डर जो था, वहां भी वो वीआईपी तरीके से गए। वो क्यों गए वीआईपी तरीके से? क्योंकि ये पूरा षड्यंत्र था और फिर उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में उनके साथ में क्या क्या हुआ यदि मैं ये बताने लगूं तो 1.5 से 2 घंटा फिर लग जाएगा। मैं बता चुका हूं जो समय पहले सारी चीजें, लेकिन मैं फिर आपसे यही दोहराता हूं, हर काम सरकार के ऊपर छोड़ देना, हत्याएं होती हैं इस तरीके से, अवैध कारोबार चल रहे हैं और भी पता नहीं कितने गलत कार्य हो रहे हैं, लेकिन लोग अनदेखा करेंगे, हमें क्या मतलब? ऐसे नहीं चलता भाई, हमें क्या मतलब? यही है, यदि हर व्यक्ति यही लेके बैठ जाएगा हमें क्या मतलब, तो फिर तो होली है काम। फिर तो जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, यदि वो भी कह देते ना कि हमें क्या मतलब, तो आज हम किसी अंग्रेज के टट्टी साफ कर रहे होते उसकी लेटरिन। सच्चाई है, झूठ नहीं है। हमें क्या लेना देना? ये जो शब्द है, इस शब्द ने आज भारत का माहौल इतना खराब कर दिया है। हिंदू अपने को हिंदू नहीं कह सकता। अब जब से मोदी जी आए हैं, जब से उसके अंदर थोड़ी हिम्मत जागी है, नहीं आप बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं? आखिर इतना डर है क्यों? जब कोई राजनीति में उतरता है तो राजनीति केवल कुर्सी के लिए नहीं होती। राजनीति का सबसे पहला उद्देश्य सेवा होती है, सेवा, देश की सेवा। कुर्सी तो स्वयं मिल ही जाएगी, यदि आप उस योग्य हैं कुर्सी मिलेगी, और नहीं है योग्य, और जब आप कुर्सी के लिए भागते हैं जब ये देश का सत्यानाश होता है। अगर योग्य आदमी योग्य पद पर बैठा हो तो देश आज कहां होता, कहां से कहां होता। लेकिन जो लोग पदों पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, भाई थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी 1-2 प्रयास कर लिया करो। बस जन्म ये इधर उधर की बात ना लिख के, ये सब करके थोड़ा बहुत देश के बारे में भी यदि लिख लो तो कोई ऐसी समस्या नहीं है उसमें। क्या पता किसकी वीडियो कहां पहुंच जाए, किसको मिल जाए, उससे किसी को न्याय मिल जाए आपकी किसी एक वीडियो के माध्यम से। करो भाई यार, वीडियो नहीं बनाते लिख के तो भेजो कम से कम। आश्चर्य होता है मुझे, वास्तव में आश्चर्य होता है। डांस के लगाएंगे, शादियों के लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, लेकिन कोई देश के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस की शुभकामनाएं। हो गई बस, कंप्लीट, दैट्स इट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कितने लोग जानते हैं बता दो भैया। उनका बलिदान कितना बड़ा बलिदान है। जो उसके महत्व को जानते हैं उन्होंने 370 हटाई, उन्होंने 35 से हटाई। क्या उनको जान का खतरा नहीं है? तो आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।